हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अक्सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है लॉन्ग आंसर्स में कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स क्या होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर मॉडल्स यूज़ होते हैं etc। तो आज इस वीडियो में हम सारे सॉफ्टवेयर मॉडल्स और इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि रिलायबिलिटी मॉडल्स क्या होते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स का मतलब हुआ कि वो मॉडल्स जो भरोसेमंद हो। अब सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सॉफ्टवेयर विल फंक्शन विदाउट फेल्योर फॉर अ गिवन टाइम इनटू अ स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट। मतलब ये हुआ कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है किसी भी इन्वायरमेंट में परफॉर्म करने के लिए, वो उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कितना फेल हो रहा है। अगर सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा फेल हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो रिलायबल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कोई सॉफ्टवेयर कितना डिपेंडेबल है, कितने टाइम तक बिना क्रैश के चलेगा। मतलब कि सॉफ्टवेयर बिना क्रैश होने तक कितने टाइम तक चलेगा। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स बनाए गए? तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी तो हमें समझ में आ गई। तो मॉडल्स बनाने के पीछे का रीज़न ये था कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उसमें कितने फेल्योर्स होंगे। भाई कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें फेल्योर होते हैं, हर एक सॉफ्टवेयर में फेल्योर्स होते हैं। तो कितने फेल्योर्स होंगे, कब होंगे, कितने फ्रिक्वेंटली होंगे, उनका फेल्योर्स होने का पैटर्न क्या होगा, कब सॉफ्टवेयर ज़्यादा फेल करेगा, कब सॉफ्टवेयर कम फेल करेगा, टेस्टिंग फेज़ में रिलायबिलिटी कैसे ग्रो होगी। इस टाइप के अनेक क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स को बनाया गया। अब आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉडल्स क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मॉडल्स जो थे वो दो टाइप्स के बनाए गए। एक हुए प्रिडिक्शन मॉडल्स और एक हुए एस्टिमेशन मॉडल्स। सॉरी, ये बनाए नहीं गए, इनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, एक प्रिडिक्शन मॉडल्स और एक एस्टिमेशन मॉडल्स। तो प्रिडिक्शन मॉडल्स क्या होते हैं? प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट का मतलब, प्रिडिक्ट हम क्या चीज़ करते हैं, वो चीज़ जो फ्यूचर में होगी। तो प्रिडिक्शन मॉडल्स वो मॉडल्स थे जो टेस्टिंग के पहले बनाए गए, और ये बेस किस पे थे? हिस्टोरिकल डेटा पे। मतलब व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। इसका की पॉइंट क्या है कि फ्यूचर में क्या होगा तो हम पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद आए दूसरा पार्ट है एस्टिमेशन मॉडल। एस्टिमेशन मॉडल कौन से हुए? जो ड्यूरिंग या फिर आफ्टर टेस्टिंग पे यूज़ किए गए। ये किस पे बेस्ड होते हैं? ऑब्जर्व्ड डाटा। मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उस पे बेस्ड हैं। प्रिडिक्शन मॉडल्स किस पे थे? क्या होगा उस पे बेस हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल्स कहलाए गए। अब देखिए, अभी हम ये भी समझेंगे कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल्स होते क्या हैं। लेकिन पहले जो कुछ मॉडल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो अक्सर पूछे गए हैं, उन पे डिस्कशन कर लें। जैसे जेलेंस्की मोरैंडो मॉडल, इसको जेएम मॉडल भी कहा जाता है। गोयल ओक्यूमोटो मॉडल्स, मुसास बेसिक एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल्स और रेले मॉडल। तो जो जेलेंस्की और गोयल मॉडल थे, ये दोनों एस्टिमेशन मॉडल्स हैं, और जो मुसास प्रेडिक्शन मॉडल है उसको प्रेडिक्शन मॉडल कहा गया। तो आइए देखते हैं कि पहले एसआरजीएम्स यानी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल्स होते क्या हैं। तो एसआरजीएम्स के बारे में समझते हैं। देखिए, एसआरजीएम्स वो मैथमेटिकल स्टैटिकल मॉडल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम सॉफ्टवेयर ग्रोथ और फेल्योर का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है एंड कितने बग्स और फेल्योर्स अभी तक फिक्स हुए हैं या कितने अभी फिक्स होने हैं। मतलब कि सॉफ्टवेयर की जो रिलायबिलिटी है वो समय के साथ टेस्टिंग के दौरान कैसे कैसे ग्रो हुई है। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में जो उसके टेस्टिंग मॉडल्स हैं उनको टेस्ट किया गया है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम पर उनकी ग्रोथ रेट क्या है, या फिर वो कितना फेल्योर हो रहे हैं, कितना ग्रोथ कर रहे हैं, कितना फेल्योर हो रहे हैं। इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर एसआरजीएम्स बनाए गए। अब देखिए, इनका मेन पर्पज़ क्या था? डिफेक्ट प्रिडिक्शन। डिफेक्ट प्रिडिक्शन का मतलब क्या है कि कितने डिफेक्ट्स आएंगे, कितने फेल्योर्स आएंगे, कितना सॉफ्टवेयर ग्रो करेगा, ये हम पहले से प्रिडिक्ट करेंगे। उसके बाद रिलायबिलिटी एस्टिमेशन। रिलायबिलिटी एस्टिमेशन का मतलब है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो कितना ट्रस्टवर्दी है। मतलब जब ये हमारा
सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होगा तो ये कितना विश्वसनीय होगा, ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। टेस्टिंग प्रोग्रेस इवैल्यूएशन क्या है, रिलीज डिसीजन सपोर्ट क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। रिलीज डिसीजन सपोर्ट का मतलब है कि हम ये भी चेक कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलीज़ होने के लायक है भी या नहीं। मतलब कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाया और उसमें बहुत ज़्यादा बग्स अभी हम ही को मिल रहे हैं, तो आप सोचिए कि अगर हमने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया तो जब ये कस्टमर के पास जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर कितना प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो रिलीज़ करने के लायक है या नहीं, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या हुआ, टेस्टिंग में और रिसोर्सेज जो हमने यूज़ किए हैं वो कॉस्ट एफिशिएंट हैं भी या नहीं। मान लीजिए किसी कस्टमर से हमने चार्ज किया है फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसमें इतने ज़्यादा बग्स आ गए, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई कि उसको फिक्स करने में ही हमारा बहुत ज़्यादा चार्ज लग गया। तो उसकी कॉस्ट का बेनिफिट का एनालिसिस करने के लिए भी इन मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। अब देखिए पहला है रेलिंग मॉडल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉडल है और ये अक्सर मतलब अगर सिलेबस में ये टॉपिक है तो रेलिंग मॉडल ज़रूर पूछा जाता है। अब देखिए रेलिंग मॉडल होता क्या है, ये एक टाइम बेस्ड रिलायबिलिटी मॉडल है जो ये बताता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम फेल्योर रेट पहले इंक्रीज़ होती है, फिर पीक पर आती है, फिर डिक्रीज़ होती है। देखिए ये अभी आगे इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे क्या मतलब हुआ इसका, कि पहले जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम पे पहले फेल्योर रेट इंक्रीज़ होती है, मतलब इसका जो ग्राफ है वो बेल शेप में जाएगा। मतलब पहले इंक्रीज़ होगी, उसके बाद क्या होगी, पीक पे पहुंचेगी, एक ऐसे टाइम पे पहुंचेगी जो मैक्सिमम होगी, और उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे डिक्रीज़ होना चालू कर देगी। किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर WJ यॉर्डन। ये पहले यूएस की मिलिट्री के द्वारा यूज़ किया जाता था। जनरली ये हार्डवेयर के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन उसके बाद इसको सॉफ्टवेयर के लिए ऑप्ट कर लिया गया। मतलब इसका मेन यूज़ क्या होगा, इनिशियली जो डिफेक्ट्स होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में वो कम होती हैं। जैसे जैसे कोड हमारा बढ़ता है, टेस्टिंग बढ़ती है, वैसे वैसे डिफेक्ट भी क्या करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। और एक टाइम पे जब कोड हमारा सॉफ्टवेयर लगभग बन जाता है तो उसके बाद जो है वो स्लो डाउन होने लगता है, और बग्स जो होते हैं क्योंकि मैक्सिमम बग्स हमने फिक्स कर लिए होते हैं तो वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। तो ये एक बेल शेप्ड कर्व बनाता है। ठीक, अगला पॉइंट है टाइम डिपेंडेंट रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल। ये मॉडल कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है, रिलायबिलिटी ग्रोथ मॉडल है। ठीक, शुरुआत में स्लो स्टार्ट करता है, फिर पीक पे पहुंचता है और उसके बाद डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। जनरली इसको यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में। डिफेक्ट डिटेक्शन टाइम के साथ जो है वो वेरी करता है। अब देखिए ये ग्राफ आप पहले इनिशियली जब स्टार्ट होगा उसके बाद एक टाइम पे पीक पे पहुंचेगा, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, ग्राफ धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू कर देगा। तो मैथमेटिकली अगर हम इसका टाइम और डिफेक्ट रेट के बीच में जो हमने ग्राफ बनाया अगर उसको मैथमेटिकली देखें तो f(t) = t/σ² e - t² /2σ², जहाँ पे t टाइम है और सिग्मा जो है आपका वो स्केल पैरामीटर है। इस मॉडल को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हुए, तो ये जो मॉडल है वो रियल वर्ल्ड बिहेवियर को शो करता है। मतलब क्या हुआ रियल वर्ल्ड बिहेवियर, मतलब जो डिफेक्ट होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में वो इवनली नहीं आती हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे या बराबर या इस प्रोजेक्ट में या इस सॉफ्टवेयर में इतनी ही डिफेक्ट्स आएंगी या इतने ही टाइम गैप पे आएंगी, वो किसी भी टाइम आ सकती हैं। तो जो डिफेक्ट हैं वो इवनली नहीं आती हैं। जो मोस्ट यूज़फुल है वो एफर्ट एस्टिमेशन एंड प्लानिंग में है, हेल्प करता है डिटरमाइन करने में ऑप्टिमल टेस्टिंग टाइम, एप्लीकेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। जनरली हम इसका यूज़ ही लार्ज स्केल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। ये सुटेबल नहीं है एजाइल मॉडल या फिर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है। इसके लिए आपको हिस्टोरिकल डेटा एक्यूरेसी के लिए चाहिए होगा। अब फिर वही बात, अब अगर इसको हिस्टोरिकल डेटा चाहिए रहेगा तो ये कौन से मॉडल के अंतर्गत आ जाएगा, अभी हमने बताया था। तो ये कौन सा मॉडल हो जाएगा, प्रेडिक्शन मॉडल। डजंट कैप्चर द एग्जीक्यूशन टाइम बिहेवियर, नॉट वेरी एक्यूरेट इन रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। मतलब जैसे जैसे रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट में ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। अब देखिए अगला जो है जेलेंस्की मोरेंडा मॉडल, इसको JM मॉडल भी कहा जाता है। दरअसल इसको मुझे पहले बताना चाहिए था बट अब पहले उसको लिख दिए तो लिख दिए। क्यों, क्योंकि यही मॉडल है जो सबसे पहले आया था। किसने दिया था, जेड जेलेंस्की एंड PB मोरेंडा। कब दिया था, 1971 में बेल लैब्स के अंदर में। ये एक फर्स्ट मॉडल है
फॉर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का ये पहला मॉडल है, यूज्ड इन डिफेंस एंड एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। डिफेंस और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में इसका यूज हुआ। इसका गोल क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम फेल्योर्स का प्रिडिक्शन करना एंड सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करना। मतलब जब हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो फेलियर्स आ सकते हैं उनको प्रिडिक्ट करता है और सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करता है। मतलब कि सॉफ्टवेयर जो हमारा है जब ये मार्केट में जाएगा तो ये कितना रिलायबल होगा। अब रिलायबिलिटी के पैरामीटर्स क्या हैं वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? सबसे पहले कि भाई ये मॉडल, इससे पहले क्या सॉफ्टवेयर नहीं बनते थे? बिल्कुल बनते थे। तो इस मॉडल को बनाया क्यों गया? तो जनरली जो पहले सॉफ्टवेयर बनते थे तो उनकी टेस्टिंग जो होती थी वो रैंडम होती थी। कोई मॉडल नहीं थे जो ये बताएं कि कितने बग्स हैं जो अभी तक फिक्स हुए हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में, कितने बग्स रिमेनिंग हैं, सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है। मतलब इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी इनको एस्टिमेट करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, बताने के लिए कोई ऐसा मॉडल नहीं था। तो फिर जेलेंस्की एंड मोरेंडा, मतलब इन दोनों लोगों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर मॉडल को डेवलप किया जिसको J&M मॉडल कहा गया। तो इस मॉडल के की अजम्पशंस क्या थे, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे जो उन लोगों ने ऑब्जर्व करके इस मॉडल की पॉइंट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर में जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं वो फिक्स्ड होंगे और नोन होंगे। सही बात है कि भाई एक सॉफ्टवेयर में जब हम टेस्ट करेंगे तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कुछ आएंगे जो कि फिक्स्ड होंगे और नोन होंगे। हर फेल्योर एक एग्जिस्टिंग डिफेक्ट की वजह से होता है। ये भी बात सही है कि जितने भी फेल्योर्स हो रहे हैं सॉफ्टवेयर में तो हर एक फेलियर के पीछे कोई ना कोई डिफेक्ट ज़रूर होता है। जब एक डिफेक्ट परफेक्टली फिक्स हो जाता है, एक डिफेक्ट जो होता है वो फिक्स होता है तो परफेक्टली फिक्स होता है, मतलब कि कोई भी नया डिफेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक, टाइम बिटवीन टू फेल्योर्स इज़ एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा इसको ध्यान देना, क्योंकि अभी जब अगला मॉडल हम समझाएंगे देखेंगे तो उसमें बस यही पॉइंट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा उस पर आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि टाइम बिटवीन टू फेल्योर्स इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि दो फेल्योर, मतलब जो पहला फेल्योर आया और दूसरा फेल्योर आया उसके बीच का जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हर डिफेक्ट का फेल्योर कॉज करने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। मतलब जो भी डिफेक्ट होगा, देखिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हर डिफेक्ट के फेल्योर कॉज की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो फेलियर रेट की कैलकुलेशन कैसे करें? तो कोई भी फेलियर रेट जो होगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? जितने डिफेक्ट अभी बचे हैं उस सॉफ्टवेयर में। तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया? लैम्डा ऑफ आई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन माइनस आई। मतलब कि पर डिफेक्ट लैम्डा जो यहाँ पे है वो पर डिफेक्ट फेलियर रेट है, एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं, आई जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑलरेडी रिमूव्ड, मतलब ये डिफेक्ट्स ऑलरेडी रिमूव कर दिए गए हैं। तो फेल्योर रेट एट i+1 स्टेट पे क्या होगा? तो जो लैम्डा ऑफ आई होगा वो लैम्डा क्रॉस एन, लैम्डा इंटू एन माइनस आई के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे डिफेक्ट फिक्स होंगे वैसे वैसे फेलियर का रेट जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। मतलब जैसे जैसे हमारे डिफेक्ट कम होते जाएंगे, मतलब हम डिफेक्ट्स को फिक्स करते जाएंगे, उतना ही हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा उसकी फेलियर का रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा और हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबल होता जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ डिफेक्ट को लैम्डा, जैसे जैसे हमारा जो डिफेक्ट्स हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जैसे जैसे हमारा जो डिफेक्ट्स हैं वो फिक्स होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो फेलियर रेट है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो देखिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये सिंपल है। मतलब ये सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर क्वालिटी मॉडल्स जब बनाए गए तो ये सबसे पहला मॉडल था, तो बेसिक है और इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें कोई ऐसी बहुत रॉकेट साइंस है नहीं जो बहुत कॉम्प्लेक्स बनाए इसको। प्रिडिक्टिव है, मतलब हम नंबर ऑफ रिमेनिंग डिफेक्ट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका मेन पॉइंट है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? मतलब कि जो टाइम बिटवीन, अभी जो हमने डिस्कस किया कि एक फेलियर जो आया और उसके बाद जो दूसरा फेलियर आया तो वो टाइम बिटवीन फेलियर्स जो है वो एक्सपोनेंशियल पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक, डिक्रीजिंग फेलियर रेट, मतलब जितनी ज़्यादा बग्स को हम फिक्स करते जाएंगे उतने कम फेलियर्स हमें आगे मिलते जाएंगे। ठीक, वो फार्मूले से हमने देख भी लिया। तो ये था हमारा JM मॉडल। ठीक, अब इसमें एक चीज़ हमने नोटिस की कि इसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और दूसरी चीज़ हमने क्या नोटिस की कि टाइम बिटवीन टू फेलियर्स इज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं मूसास बेसिक एग्जीक्यूशन टाइम मॉडल। अब देखिए ये कैसे डिफरेंट है JM
मॉडल, ये उसके बाद आया मॉडल, तो इसके बाद आया मॉडल आया, तो इसका मतलब है कि ये उसकी कुछ न कुछ जो ड्रॉबैक्स थे उनको सॉल्व करेगा। क्या ड्रॉबैक्स थे और क्या इसने सॉल्व किया, समझते हैं। किसने दिया था, डॉक्टर जॉन डी मूसा ने। कब दिया था, 1980s, ये भी बेल लैब्स में ही आया था। अब ये मॉडल उन केसेस के लिए यूज़ होता है जहाँ पर CPU एग्जीक्यूशन टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहाँ CPU एग्जीक्यूशन टाइम को रिलायबिलिटी प्रिडिक्शन के लिए बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, अब देखिए मतलब क्या हुआ, ये क्यों आया, इसको तभी हम थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे। पहले समझें कि यहाँ पे इन्होंने CPU एग्जीक्यूशन टाइम को क्यों लिया। तो सॉफ्टवेयर के एक्चुअल एग्जीक्यूशन के बेसिस पे रिलायबिलिटी को प्रिडिक्ट करना होता है इंस्टीड ऑफ कैलेंडर टाइम। तो JM मॉडल में क्या दिक्कत थी, JM जैसे मॉडल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे मार्केट में, वो बेस्ड थे कैलेंडर टाइम पे, ठीक, और फेलियर काउंट पे, कि भाई जो उनका एक फेलियर आया और दूसरा फेलियर आया उसके बीच का जो एक्सपोनेंशियल टाइम था उस पर डिपेंड करता था जो मॉडल था। तो मूसा ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किसी भी सॉफ्टवेयर में फेल्योर तब हो रही है जब सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है, जब सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है तब उसमें फेल्योर हो रही है, ना कि बस टाइम बीतने से, मतलब कोई एक्सपोनेंशियल टाइम बीतने से उसमें फेल्योर नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर फेलियर तब हो रहा है जब सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है। तो उन्होंने क्या किया, CPU के एक्टिव टाइम को मॉडल का बेस बनाया। मतलब कि उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि सिर्फ और सिर्फ टाइम के बीतने से सॉफ्टवेयर में फेलियर्स नहीं आ रहे हैं। तो फेलियर्स किस बेसिस पे आ रहे हैं, एग्जीक्यूट जब हो रहा है सॉफ्टवेयर तब उसमें फेलियर्स आ रहे हैं, उस बेसिस उसको उन्होंने मॉडल का बेस बनाया। तो उन्होंने सिर्फ एक ही पॉइंट चेंज किया, उस जो मॉडल आया कि उन्होंने जो अब वहाँ पे जो हमारा बेस था वो क्या था कि दो फेलियर्स के बीच का जो टाइम था वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इन्होंने क्या किया कि उसके टाइम को CPU के टाइम से चेंज कर दिया। अब देखिए बाकी चेंज है, जैसे हमने JM मॉडल में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर में इनिशियली फाइनाइट और फिक्स्ड नंबर ऑफ फॉल्ट्स होते हैं, जाहिर सी बात है हम देख चुके हैं। फेलियर रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रिमेनिंग डिफेक्ट्स के। ये वहाँ पर भी हमने बात देखी थी कि भाई जो फेलियर रेट होगा वो जितने रिमेनिंग डिफेक्ट्स होंगे उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो एग्जीक्यूशन टाइम है इज एक्चुअल ड्राइवर ऑफ फेलियर्स नॉट कैलेंडर टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए ये बस ये डिफरेंट बनाता है मूसाज मॉडल को और JM मॉडल में। पेपर में ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है दोनों का कि मूसाज मॉडल यहाँ पे क्या कहता, सॉरी JM मॉडल यहाँ पे क्या कहता था कि जो फेलियर का टाइम है वो एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक। ये क्या कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन टाइम इज एक्चुअल ड्राइवर ऑफ फेलियर नॉट कैलेंडर टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो एक्चुअल ड्राइवर है, ना कि कोई कैलेंडर टाइम। फिर अगला पॉइंट सेम कि जब डिफेक्ट फिक्स किया जाता है तो परफेक्टली फिक्स किया जाता है। क्या मतलब हुआ कि कोई भी नया डिफेक्ट ऐड नहीं किया जा सकता है। फेलियर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अकर करते हैं। मैथमेटिकली क्या हमने देखा कि लैम्डा ऑफ टी इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ टी अपॉन वी नॉट, जहाँ पे म्यू ऑफ टी जो आपका है वो क्या है, एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ फेलियर एट टाइम टी, लैम्डा नॉट इनिशियल फेलियर इंटेंसिटी, वी नॉट टोटल नंबर ऑफ फेलियर्स एक्सपेक्टेड, और टी जो है वो CPU एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जाम में फार्मूला और उनके जो टर्म्स हैं रिलेटेड उनको लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी यही है जिस कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये मॉडल बेस्ड था कि CPU एग्जीक्यूशन के टाइम पर बेस्ड है, ना कि किसी भी कैलेंडर के टाइम पे। अगला क्या है कि फेलियर रेट जो है वो डिक्रीज करेगा एज द फॉल्ट्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द टेस्टिंग। मतलब जैसे टेस्टिंग के टाइम पे हम फॉल्ट्स को रिमूव करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो फेलियर रेट है वो डिक्रीज करता जाएगा एज प्रीवियस। प्रिडिक्टिव पावर हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द रिलायबिलिटी आफ्टर द टेस्टिंग टाइम। मतलब प्रिडिक्टिव पावर की वजह से हम इसकी रिलायबिलिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये सेम एज JM मॉडल। प्रोज क्या है कि ये मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच है फॉर रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। जो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स हैं उनके लिए मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच है। ये एक्चुअल टाइम को यूज़ करती है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ CPU। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है दैट इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड स्मूथ। इसके कॉज क्या हैं, रिक्वायर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड एग्जीक्यूशन टाइम, नॉट आइडियल फॉर वेरी लार्ज एंड हाईली इंटरेक्टिव सिस्टम। मतलब बहुत लार्ज और इंटरेक्टिव सिस्टम्स के लिए एग्जीक्यूशन नॉट आइडियल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे मॉडल्स थे, ये इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो पूछे जाते हैं। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए
हमें सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू।